साल का आखिरी महीना यानी दिसंबर आ गया था और इसी के साथ ठंड भी बढ़ने लगी थी और कमलपुर गांव के लोग ठंड को लेकर बहुत चिंतित थे क्योंकि कमलपुर गांव में 2 महीने ज्यादा ठंड पड़ने लगती है। अरे भाई सुरेश, चलो हम जल्दी से लकड़ी काट लेते हैं, नहीं तो अब ये दिसंबर का महीना लग गया है और अब हमसे ज्यादा काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए चलो हम लोग पहले से ही अपना व्यवस्था कर लेते हैं। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। आओ चलो, ये पहाड़ के पीछे एकदम सूखी हुई लकड़ी है, हम लोग वही चलते और उसको ही काटकर उठा लाते हैं। ठंड के साथ साथ ही गांव के लोग महेश से भी परेशान रहते थे क्योंकि गांव में रोज किसी न किसी व्यक्ति से महेश झगड़ा करता रहता था। गांव वालों, मुझे पता है कि अब दिसंबर लग गया है और ठंड बहुत तेजी से लगने लगी है, तो मैं आप सबको अपने गोदाम की लकड़ी दे रहा हूँ। आप लोग जाओ और मेरे गोदाम सब लकड़ी उठा लाओ और अपने अपने घरों में आग जलाकर आराम से खाना पीना बनाओ। अरे महेश, तुम्हारे पास भी तो खूब ढेर सारी लकड़ियां हैं, तुम भी अपनी लकड़ी इन गांव वालों को दे दो ताकि इन्हें ठंड में ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। देखो सरपंच जी, तुम्हें इन गरीब गांव वालों को जो भी देना वो सब दो, लेकिन मैं इन गांव वालों को अपना एक भी सामान नहीं दूंगा। और वैसे भी ये गांव वाले मुझे कभी भी कुछ चीज देते हैं क्या जो मैं इनको अपनी लकड़ी दूं? मुखिया जितने नम्र और दयालु किस्म के आदमी थे, महेश उतना ही कठोर और निर्दय किस्म का आदमी था। अरे काका, पता नहीं ये 2 महीने वाली ठंडी अपने गांव से कब जाएगी। ये 2 महीना तो हमें हिलाकर रख देता है। हाँ काका, रामू सही कह रहा है। भला हो सरपंच जी का जो गांव में लकड़ियां बंटवा दी नहीं, तो हम लोगों तो ठंड से बर्फ बन जाते। हमारे पास तो जलाने को लकड़ी भी नहीं थी। तुम लोग महेश को सही रास्ते पर लाओ, ठंड अपने आप खत्म हो जाएगी। काका, ये ठंड का महेश से क्या ताल्लुक? ऐसा लगता है जैसे इसके पीछे कोई रहस्य छुपा है। हाँ, ऐसा ही कुछ है। एक दिन महेश अपने जानवरों को लेकर जंगल तरफ चला गया और महेश पेड़ के नीचे बैठ गया, लेकिन उसकी भैंस रामू की खेत में चार रही थी और कुछ देर में रामू का खेत एकदम से सफा हो जाता है। फिर ये बात रामू ने सरपंच जी को बताई। महेश, तुम अपने भैंसों के लेकर गए थे, लेकिन उनका ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए तुम्हारी इस लापरवाही के बदले तुम्हें रामू को 10,000 रुपए और 1 बोरा चावल देने का हुक्म सुनाते हैं। महेश को यह फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और अब वो बहुत क्रोधित था। फिर अगली सुबह वो अपने जानवरों को फिर से चराने ले गया। तभी उसकी एक भैंस महेश को पानी में गिरा दी और अब महेश को बहुत तेजी से ठंड लग रही थी, तो उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसने एक गरीब आदमी की झोपड़ी जला दी और आराम से अपनी ठंडी दूर की। फिर अगले दिन पंचायत में महेश को बुलाया गया। सरपंच जी, देखिए, इस महेश को इसने मेरी झोपड़ी जला दी। अब आप ही बताइए, हम गरीब आदमी इस तरह की ठंडी में कहां रहेंगे? बस महेश, अब तुम्हार बहुत हो गया है। तुम रोज किसी न किसी गरीब आदमी का नुकसान करते हो। ये पंचायत तुम्हें इस गांव से 5 साल बाहर रहने का और मोहन को 50,000 रुपए देने का हुक्म सुनाती है। इतना सुनकर अब महेश और भी क्रोधित हो गया। अब महेश उन गांव वालों से और मुखिया से बदला लेने की योजना बना रहा था। फिर अगली सुबह महेश गांव छोड़कर चला जाता है। तभी गांव के एक काका ने बोला, अब तो महेश बिना सुधरे ही गांव से जा रहा है। अब ये ठंडी कभी नहीं जाएगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हो काका? अपने ऐसा कई बार कहा है जैसे इसमें एक बहुत बड़ा राज छुपा हो। कृपया करके हम भी बताइए ना। हाँ, इसके पीछे की बहुत बड़ा राज है। जब समय आएगा तो मैं तुम लोगों को जरूर बताऊंगा। फिर महेश गांव से बाहर एक जंगल में आ गया था। तभी उसी जंगल में महेश को एक साधु मिले। अरे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे पता है तुम्हें, वो गांव वालों ने गांव से बाहर कर दिया है ना? हाँ बाबा जी, आप सही कह रहे हो। उन गांव वालों ने मुझे भागा दिया है। कोई बात नहीं, ये लो, तुम ये मटका ले जाओ। इसमें जादुई जल है। इसमें से थोड़ा जल अपने गांव की मिट्टी में मिला देना। फिर देखना,
वहां सबसे ज्यादा ठंड पड़ने लगेगी। ठीक है बाबा जी, अब मैं उन गांव वालों से अपना बदला लूंगा। अरे सरपंच जी, मुझे 4 दिन और रह लेने दो। अपने गांव में फिर मैं चला जाऊंगा। ठीक है महेश, अगर तुम रहना चाहते हो तो रह लो। फिर महेश गांव में थोड़ा सा जल गिरा देता है। फिर ठंड और तेजी से बढ़ जाती है। गांव वालों का कहीं भी आना जाना दुश्वार हो गया था। वो कहीं भी आ जा नहीं पा रहे थे। अगले दिन सुबह सुबह महेश गांव की हालत देखने निकला। तभी रास्ते में उसे एक बच्चा मिला और कहने लगा, अंकल, आपके पास कुछ खाने को है क्या? प्लीज अंकल, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं और इस तरह की ठंड में वो अपने बिस्तर पर से उठ भी नहीं पा रहे हैं। अगर आपके पास कुछ खाने को हो तो हमें दे दो। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। प्लीज अंकल। इतना सुनकर वो भावुक हो गया और उसे अपने गलतियों का एहसास होता है। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अरे मैं कितना निर्दयी और कठोर दिल का हूँ। मेरी लड़ाई तो इन गांव वालों से थी, लेकिन इन बेचारों बच्चों ने मेरा क्या बिगाड़ा है। अब चाहे जो भी हो जाए, मैं सब गांव वालों से माफी मांगूंगा और यहां से चला जाऊंगा। फिर वो गांव वाले के सामने जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो गांव वालों। मैं जानता हूं कि मैं माफी के लायक तो नहीं हूं, लेकिन मैं आपको सबको अपनी पूरी लकड़ी और मेरे गोदाम के सब राशन मैं आप सभी को दे रहा हूं, ताकि इस ठंड में आपको कहीं जाने की जरूरत न पड़े और आप सब आराम से अपने घर में अपने परिवार के साथ रहे। अरे महेश, अब जब तुम सुधर ही गए हो तो अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब तुम यहीं रह सकते हो। अरे गांव वालों, अब हमारे गांव में कभी भी बहुत तेजी से ठंड नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये गांव एक श्रापित गांव था। बहुत साल पहले यहाँ एक साधु तपस्या करने आए थे और उस समय ठंड का मौसम था और वो साधु हमारे गांव में तपस्या कर रहे थे और रात हो गई थी। उस रात साधु महाराज को किसी गांव वाले ने भी एक कंबल तक नहीं दिया था। तभी वो साधु महाराज क्रोधित होकर इस गांव को सराप दे दिया। जिस तरह मैं इतनी ठंड में सारी रात बैठा रहा, उसी तरह इस गांव में ठंड के मौसम में 2 महीने बहुत तेजी से ठंड पड़ेगी। अरे साधु महाराज, इन गांव वालों को माफ कर दो। इन गांव वालों को इतनी बड़ी सजा मत दो। आप मुझे इस गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी दिख रहे हैं, इसीलिए अब मैं इस सराफ को वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन इसका उपाय बताता। जिस दिन इस गांव का सबसे लड़ाकू और दुष्ट व्यक्ति सुधार जाएगा, उस दिन से इस गांव में सब ठीक हो जाएगा। तो गांव वालों, ये था हमारे गांव में बहुत ज्यादा ठंड पड़ने का कारण। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताइए।